नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम दीपांजय मिश्रा है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मोशन। मैं आज आप लोगों को मोशन के बारे में पढ़ाऊँगा। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो रेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि मोशन का अपोजिट वर्ड रेस्ट होता है। तो अगर मोशन के बारे में हम जानकारी लेंगे तो रेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे, और अगर हम रेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे तो मोशन के बारे में भी जानकारी लेंगे। ये पूरा जो चैप्टर है, हम इस चैप्टर में यही जानकारी लेंगे कि मोशन चीज़ क्या है, मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होती हैं, जो जो होती हैं उसका डेफिनेशन हमको चाहिए, करेक्ट है। मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर क्या क्या होती हैं, सिंपल तरीके से उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि क्लास 9th है तो डीपली नहीं पढ़ेंगे, डीपली हम क्लास 11th में पढ़ते हैं मोशन के बारे में, राइट। तो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ाऊँगा। और ऐसी बात नहीं कि मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो रेस्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। क्योंकि मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बोथ आर अपोजिट वर्ड, राइट। रेस्ट का अपोजिट क्या होता है, मोशन होता है, और मोशन का अपोजिट वर्ड क्या होता है, रेस्ट होता है, ठीक है। तो बिना समय लगाए क्या करेंगे कि इस जो चैप्टर जो फर्स्ट है जिसका नाम मोशन है, क्लियर, इस मोशन में हमको इतने इतने टॉपिक को क्लियर करना है, कवर कर लेना है। आप देख रहे हैं टॉपिक, क्या टॉपिक है, कंटेंट में क्या है, फर्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ये क्या होता है मैं आपको बहुत डीपली समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप पहले क्या करेंगे, कंटेंट को एक बार लिख लेंगे। दूसरा सेकंड टॉपिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड टॉपिक क्या रहेगा, टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे। और कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज करना है हमको, कौन से टर्मिनल, मैंने बोला कि मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मोशन क्यों होता है ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, डिस्टेंस, डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस पढ़ लेंगे, लेंथ पढ़ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे, एंड फोर्थ टॉपिक विल बी स्पीड। क्या पढ़ेंगे, स्पीड। You know that speed is of 4 types, clear है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वन वाज यूनिफॉर्म स्पीड, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड टाइप से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये एंड थर्ड वन इज एवरेज स्पीड, एंड फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। फिजिक्स जो है सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। आप फिजिक्स में जीना सीखिए, फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान लगने लगेगा। हर एक चीज़ जो भी नेचुरल एक्टिविटी हो रहा है सब फिजिक्स ही तो है। सन कैसे राइज होता है, सन कैसे सेट होता है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, मैं बोल कैसे पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपके पास कैसे आ पा रही है, ये अगर पूरी की पूरी जानकारी लेंगे ना, यही फिजिक्स है। तो फिजिक्स से हम भाग नहीं सकते हैं, छोड़ देंगे, हमको फिजिक्स नहीं आता, हम फिजिक्स को छोड़ देंगे, लेकिन फिजिक्स से हम भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए आप ये समझिए कि फिजिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, राइट। इसको फिजिक्स को आप पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, करेक्ट। और इसी थर्ड टॉपिक का लास्ट जो सब टॉपिक है, थर्ड टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक क्या है, वेलोसिटी है। इट इज ऑल्सो ऑफ 4 टाइप्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, non-uniform velocity, average velocity, instantaneous velocity, right. Fourth topic is types of motion. It is classified as 2 subtopics, right, uniform motion and non-uniform motion. And fifth topic will be graphical representation. Graphical representation in which we will study about distance time graph, speed time graph, clear है। बिल्कुल चिंता मत करिए। सिक्स्थ टॉपिक जो है वो सर्कुलर मोशन है, जिसका नाम क्या है। अब इस सर्कुलर मोशन में हमको 2 चीज़ पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मोटा मोटी आपके पास कितना टॉपिक है, 6 टॉपिक है। कितना टॉपिक है आपके पास, ओनली यू हैव 6 टॉपिक्स।
including subtopic you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 मतलब कि 20 टॉपिक्स यू हैव इन दिस चैप्टर, राइट। 20 टॉपिक है आपके पास, और बहुत ईजी चीज़ है। क्लास 9th इज जस्ट ए बेसिक ऑफ फिजिक्स। तभी तो आप 11th में पढ़ेंगे, नीट क्वालिफाई करेंगे, IIT JEE क्वालिफाई करेंगे, क्लियर है। तो हिम्मत के साथ हम फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये आपका एक सब टॉपिक है, ये कंटेंट्स है, और इस कंटेंट को आप इस लेक्चर को पढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, आप इस कंटेंट्स को पहले लिखेंगे, 5 मिनट का समय लेंगे और इस कंटेंट को लिखेंगे, ताकि ये पता चले कि हमने क्या पढ़ लिया है और हमको क्या पढ़ना है। इज इट क्लियर टू यू? तो एक बार आप इसको पूरा लिख लीजिए, समझ लीजिए इसको। तो लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ और एक एक जो टॉपिक है इसको कवर करना शुरू कर दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 4-5 मिनट लगभग हो गया डेमो में। तो एक एक टॉपिक को मैं क्या करूँगा, इसे को इरेज करूँगा और एक एक टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। क्लियर है कहानी? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे होगा या रेस्ट में कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बिना मतलब का जो चीज़ लिखा गया इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं रहेगा, इसलिए इस बात को समझेंगे आप लोग। सबसे पहले बात करेंगे मोशन। व्हाट इज मोशन? हाउ कैन यू से दैट ऑब्जेक्ट इज अंडर मोशन, राइट? कैसे कहेंगे आप? ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन, कहेंगे कैसे, समझना कैसे भाई? सबसे पहली बात है समझना है मोशन रेस्ट क्या है। देखिए सभी लोग समझेंगे बहुत अच्छे से मोशन, क्योंकि पक्की बात है कि अगर मोशन समझ में अगर आपको आ गया तो रेस्ट भी समझ में आ जाएगा, या रेस्ट समझ में आ गया तो मोशन भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है कहानी? अब देखेंगे आप, ये मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं रोड के किनारे टहल रहा हूँ, राइट, अगर मैं रोड के किनारे क्या कर रहा हूँ, टहल रहा हूँ, तो दूसरा कोई हमको क्या देखेगा कि मैं टहल रहा हूँ, यानी कि मतलब टहलने का मतलब मैं मोशन में हूँ। तो वो आदमी कैसे जाना कि मैं मोशन में हूँ? मैं तो जानता हूँ भाई मैं मोशन में हूँ, लेकिन मैं भी कैसे जानता हूँ कि मैं मोशन में हूँ? भाई मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं मोशन में हूँ? या वो आदमी जो मुझे देख रहा है चलते हुए, वो कैसे जान सकता है कि मैं मोशन में हूँ? बताइए कैसे जान सकता है? जैसे क्या है, देखिए अब वो आदमी है जो मुझे देख रहा है और मैं टहल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार टहल रहा हूँ, ठीक है, देखते रहिएगा, मैं जैसे टहल रहा हूँ वैसे मैं टहल रहा हूँ। वो हमको थर्ड पर्सन है जो हमको ऑब्जर्व कर रहा है, राइट? थर्ड पर्सन है जो हमको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करने के बाद से बोला यार तुम तो मोशन में हो। तो मैंने बोला भाई कैसे तुमको पता है यार कि मैं मोशन में हूँ? तो वो क्या बोलेगा जरा समझिएगा, वो ऑब्जर्वर है। इसका मतलब क्या है कि मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जर्वर का मतलब जो देख रहा है, जो बताएगा कि भाई मोशन में हो, वही ना ऑब्जर्वर हुआ, जो ऑब्जर्व हमें कर रहा है। ऑब्जर्वर वही हो रहा है जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, बताता है कि भाई तुम मोशन में हो या रेस्ट में हो। यानी कि मोशन को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर को रहना बहुत जरूरी हो गया। बिना ऑब्जर्वर का कौन डिफाइन करेगा मोशन? भाई ऑब्जर्वर तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, राइट, आप कहेंगे मैं रेस्ट में हूँ, आप बताइए मैं रेस्ट में हूँ? मैं रेस्ट में हूँ क्या? बोलिए नहीं, मैं रेस्ट में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। और मेरे पीछे जो बोर्ड है, जिस बोर्ड पर लिखा गया ए, क्या लिखा गया? ए। देख रहे हैं आप लोग? देख रहा है कि नहीं दिख रहा? ए। आप देखिएगा कि ए के रेस्पेक्ट में मैं बार बार अपने पोजीशन को चेंज कर पा रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग?
मैं बार बार अपने पोजीशन को चेंज कर पा रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। इसको इट मीन्स दैट मैं मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स आई एम चेंजिंग माई पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ए। यू कैन सी दैट राइट। तो बोलोगे भाई कि आप ए के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर पा रहे हैं? चेंज कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यू आर इन मोशन, यू आर इन मोशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक और चीज़ आ जाता है जिसका नाम है पोजीशन। सेकंड चीज़ क्या? फर्स्ट चीज़ ऑब्जर्वर था। ऑब्जर्वर ने किससे कंपेयर किया? ऑब्जर्वर ने किससे कंपेयर किया? ए से कंपेयर किया। किसको? हमको। उस जो जैसे आप रोड पर टहलते हैं तो जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, थर्ड पर्सन आपको देख रहा है, लेकिन आपके पीछे जो ऑब्जेक्ट है, जो पेड़ है, लंबा सा पेड़ खड़ा है, वो देख रहा है कि यार ये जो आदमी है उस पेड़ के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर ले रहा है। इसका मतलब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा आपको, लेकिन कंपेयर करेगा ए से। क्लियर है कहानी? तो इसमें ऑब्जर्वर को रहना जरूरी हो ही गया है। अब इस ए को क्या बोलते हैं? ए क्या है? व्हाट इज ए? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानना जरूरी है? मान के चलो ऑब्जर्वर तो हो गया ए को, और सबसे बड़ी बात है और क्या देखेगा हमको? ऑब्जेक्ट को देखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो मोशन में है। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट मोशन में है या ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में है, कैसे पता चला? ऑब्जर्वर देखेगा। किसको देखेगा? हमको देखेगा। कंपेयर करेगा किससे? ए से। हो गया ना? अच्छा एक बात बताइए जरा, अब मैं क्या कर ए को क्रॉस कर रहा हूँ, ए के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर पा रहा हूँ, तो टाइम नहीं लगेगा भाई। ऐसा कौन सा संसार में ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है लेकिन टाइम वही स्टॉप है? कोई भी ना। इट इज टोटली इम्पॉसिबल राइट। सो टाइम का रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमको क्या रहना जरूरी है? टाइम बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, टाइम। भाई ऑब्जेक्ट के ही बारे में तो बताएंगे मोशन में कि रेस्ट में राइट। ऑब्जर्वर बताएगा। ऑब्जर्वर किसको बताएगा? ऑब्जेक्ट को। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में बताएगा। और ए के रिस्पेक्ट में। ए क्या है? ए क्या है? अब एक कथा समझिए। कथा ऐसा है कि एक रूम में आप बैठे हैं राइट। एक रूम में आप बैठे हैं, आप हैं और एक आपका फ्रेंड है, मित्र है। वो बोले एक बात बताओ यार, तुम कितने दूर हो? तुम कितने दूर हो? अब एक ही रूम में एक फ्रेंड जो आपके कमरे में बैठा है वो आपसे बोल रहा है बताओ भाई तुम कितने दूर हो? व्हाट इज द डिस्टेंस? तो बोलोगे क्या पूछ रहे हो भाई? डिस्टेंस क्या पूछ रहे हो? तुम कितने दूर हो, इसका क्या मतलब है भाई? ये तो पूछो तुम किससे कितना दूर हो। ये नहीं पूछना पड़ेगा तुम किससे कितना दूर हो। अब ये कौन सा क्वेश्चन हुआ कि तुम कितने दूर हो? पागलपन वाली बात हुआ कि नहीं हुआ? बताइए आप लोग। एक कमरे में बैठे हैं आप लोग, और आपका मित्र पूछता है वो भी 12 बजे रात में, भाई तुम कितने दूर हो? तो पक्की बात आपको डर लगने लगेगा, यार पागल हो गया है लगता है। नहीं होगा। उसको पूछना चाहिए तुम फलाने पॉइंट से कितने दूर हो। मैंने मान के चलो ये आपका वॉल है, यहाँ पे आपका बोर्ड लगा हुआ इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो भाई थोड़ा देखोगे इलेक्ट्रिक बोर्ड से तुम्हारी दूरी कितनी है। तो अब देखिए ये चीज़ें जो है, अब डिस्टेंस को भी डिफाइन अगर करना है तो हमको पहले वो पॉइंट चाहिए जिससे कि हमको दूरी निकालना है। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोल देंगे? रेफरेंस पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? रेफरेंस, मैं इसके बारे में बताऊंगा रेफरेंस पॉइंट क्या है। सो फोर्थ इसमें जरूरी क्या है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बालक, रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? समझ आए बात? इसका मतलब क्या है कि मैं जो ऑब्जर्वर हमको देख रहा है कि मैं ए के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन बार बार चेंज कर रहा हूँ। और इसमें एक और चीज़ है पोजीशन।
क्या है भाई? पोजीशन। यानी कि 4-5 चीज है जिसके बारे में हमको स्टडी करना। ऑब्जर्वर जो बताएगा कि आप मोशन में है, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में बताएगा। रिफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताएगा। और पोजीशन आप चेंज कर ही रहे हैं। यानी कि इतने चीज़ें का यूज हमको करना है केवल मोशन को डिफाइन करने के लिए। सोचिए, अब देखिए मोशन को अगर हमको डिफाइन करना है तो ये फिजिकल टर्म है, इतने सारा चीज़ है। और ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब मोशन इतना बड़ा चीज़ है, आप बोलेंगे कि अब बहुत बड़ा, कुछ नहीं है मोशन। किसी को देख के बता सकते हैं भाई मोशन में है। देखो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा 2-3 साल का, भाई मोशन में भाई दौड़ रहा है, देखो देखो दौड़ रहा है। कैसे? वो कंपेयर किया ना आपसे, वो कंपेयर करे, किसी न किसी से आप कंपेयर करके बताएंगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, रेस्ट में है। इसलिए ये जो मोशन जो है ये कौन सा टर्म हुआ? रिलेटिव टर्म हुआ। कौन सा टर्म है भाई ये? इट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म कंपेयर करेंगे, यहाँ पर रिलेशन स्थापित करेंगे आप कि आप बोलेंगे अच्छा ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, या ऑब्जेक्ट इज मोशन विथ कंपेयर टू रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? तो आप कंपेयर कर रहे हैं, पूरा तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक चीजें हैं। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है? तुलनात्मक चीज है। मोशन नहीं है, मोशन तुलनात्मक चीज है। मोशन को डिफाइन करने के लिए किसी एक और ऑब्जेक्ट को चाहिए हमको, और उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन होता है क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। पोजीशन मस्ट बी फिक्स्ड। रखोगे ना भाई आप लोग? तो ये पूरी व्यवस्था है। किसको डिफाइन करना है? मोशन को डिफाइन करना है, तो इतने सारे चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आए बात? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्व करेगा, खैर इसके बारे में तो हो ही गया, कंफर्म होगा। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। टाइम समझ ही रहे हैं, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मेनली बात करना है हमको रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन पे, है कि नहीं? आप बताइए। रेफरेंस पॉइंट पहली बार नाम सुने होंगे, रेफरेंस पॉइंट है, और पोजीशन या लोकेशन। पोजीशन और लोकेशन, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसके बाद से मोशन का डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऑब्जर्वर चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, टाइम चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, पोजीशन चाहिए। इतने सारे की जानकारी होगा तो हम मोशन को कंप्लीटली जानकारी ले सकेंगे। भाई रेस्ट को जानकारी लेना है तो यही चीज़ की जानकारी हमको होना चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या पढ़ेंगे? रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे भाई रेफरेंस पॉइंट क्या है एंड पोजीशन और लोकेशन क्या है। क्लियर है कहानी? एक बार आप इसको लिख लीजिए कि हमको ये पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? मोशन को डिफाइन करना है। और एक बात और समझिए, पूरे चैप्टर के बारे में यही तो है, इसी का पूरा बोलबाला रहेगा इस पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में इसी का बोलबाला रहेगा बस। पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, टाइम, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, सब इसी का बोलबाला रहेगा पूरे चैप्टर में। क्लियर है? तो इसको एक बार आप लिखेंगे बढ़िया से। तो हमको क्या पढ़ना था इस टॉपिक में? रेफरेंस पॉइंट। क्या पढ़ना था भाई? रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है? द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड, द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। देखिए ये रेफरेंस पॉइंट का यूज है, डेफिनेशन नहीं है। क्या है? यूज है। इसी तरह ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बता रहा है? यूज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। कौन सा लाइन? ये लाइन, द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो लोकेशन क्या है भाई? पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है? अब इसके बारे में पढ़ना हमको जरूरी है भाई। लोकेशन क्या है और पोजीशन क्या है? करेक्ट है? बताइए। तो आप ये बात समझिए, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? लोकेशन के बारे में बात करेंगे। और किसके बारे में बात करेंगे? पोजीशन के बारे में। देखिए रेफरेंस पॉइंट का असली डेफिनेशन क्या है? रेफरेंस पॉइंट इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लोकेशन क्या है या पोजीशन क्या है, इसके बारे में बात कर लेंगे, तब ना हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हमको क्या डिफाइन करना है भाई, पोजीशन या लोकेशन। अभी इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर आप हैं, या आपका मतलब मान के चलिए आपका नाम हो गया मोहन, दिस इज मोहन्स होम, ये मोहन का घर है, क्लियर है, और ये मोहन्स स्कूल है, मोहन्स क्या है, स्कूल है। ये मोहन्स का घर है और ये मोहन्स का स्कूल है। मोहन के घर से मोहन का स्कूल कौन सी डायरेक्शन में, मान के चलिए नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में भाई, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन। मान के चलिए 2 किलोमीटर है, मान लीजिए कितना है, 2 किलोमीटर है, मानने में क्या जाता है। और फिजिक्स में केवल एजम्पशन है, और उसी एजम्पशन को हम प्रैक्टिकल करके प्रूफ करते हैं कि भाई आवर एजम्पशन इज 100% करेक्ट। प्रूफ करना है हमको, एक एक चीज़ प्रूफ करना होता है फिजिक्स में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, करेक्ट। तो ये मोहन हाउस है और मोहन स्कूल है। तो कोई पूछेगा आपसे, बताइए, बताओ मोहन यार तुम्हारा स्कूल किधर है, बोलेगा हाँ मेरा स्कूल तो भाई यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। हो गया कंप्लीट जानकारी, हुआ कंप्लीट जानकारी। अगर कोई आपसे पूछ रहा है भाई बताओ मोहन तुम्हारा स्कूल कहाँ है, मेरे भाई का एडमिशन तुम्हारे स्कूल में करा दें, कहाँ स्कूल है, क्या बोलेगा, अरे भाई मेरा स्कूल जो है मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। पहुँच जाएगा वो, एडमिशन ले लेगा क्या स्कूल में, नहीं लेगा ना। उसको क्या चाहिए, उसको डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए, आप बताइए, डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी इसको बोलते हैं डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बालक, डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। अब एक नया टर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिएगा जरा। मोशन को डिफाइन करना है तो डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए। अब क्या चाहिए इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे ना। अभी हम किसके बारे में बात करें, अभी हम पोजीशन के बारे में बात करें, ठीक है। तो मोहन से कोई क्या पूछा, भाई तुम्हारा घर, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तो बोलेगा भाई 2 किलोमीटर दूर है, चले जाओ, चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा उसको। नॉर्थ में, मेरे घर से नॉर्थ में क्या है, 2 किलोमीटर दूरी पर मेरा स्कूल है, जाओ और अपने बच्चे का एडमिशन करा लो, क्लियर। यही ना हुआ पोजीशन, यही इसी को बोलते हैं पोजीशन। लोकेशन क्या बोलेंगे, लोकेशन बोलिए, पोजीशन बोलिए। अभी भी नहीं समझ में आया ना आपको, लोकेशन पोजीशन कैसे, किसके रिस्पेक्ट में बता पा रहे हैं आप, मोहन के घर के रिस्पेक्ट में। भाई एक बात बताओ, मोहन का घर अलग है, रोहन का घर अलग है, सोहन का घर अलग है, तो सभी लोग अपने अपने घर के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से बताएंगे ना जी। मोहन बोलेगा भाई मेरा जो स्कूल है, मोहन, मान लीजिए मोहन और रोहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए मोहन और रोहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और रोहन का घर इधर है, ये रोहन का हाउस हो गया, रोहन होम, और यहाँ से ये आपका कौन सा डायरेक्शन हो गया, मान के चलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, मान लीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, मान के चलिए यहाँ से 5 किलोमीटर हो गया। अब इसके लिए रोहन के लिए इसके स्कूल का पोजीशन अलग हो गया कि नहीं हुआ, और मोहन के लिए इसी के स्कूल का पोजीशन, यही स्कूल का पोजीशन अलग हो गया। बताइए इसका मतलब क्या है, पोजीशन चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, मोहन रेजिडेंस और रोहन रेजिडेंस। मोहन के हाउस या रोहन के हाउस अगर अलग अलग है तो पोजीशन भी अलग अलग होगा। किसका पोजीशन, ऑब्जेक्ट का, गलत बात है। पोजीशन तो वही रहेगा भाई, लोकेशन तो वही रहेगा, पोजीशन भी वही रहेगा, लोकेशन भी वही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा बताइए। यहाँ पर 2 किलोमीटर है, यहाँ पर 5 किलोमीटर है, बताइए है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोकेशन और जो पोजीशन है ना भाई, ये भी रिलेटिव टर्म है, ये भी क्या है, रिलेटिव टर्म है। अब बताएंगे क्या, पोजीशन ऑफ मोहन स्कूल विथ रेस्पेक्ट टू मोहन रेजिडेंस इज इन नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ 22 किलोमीटर फार अवे, नहीं बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, मोहन का जो स्कूल का पोजीशन है वो मोहन के घर से 2 किलोमीटर दूर उत्तर डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में है। फिर क्या बोलेंगे, यही स्कूल मान के चलिए इस स्कूल का नाम हो गया ABC स्कूल। क्या नाम हो गया, ABC स्कूल। यही ABC स्कूल जो है, ये मान के चलिए ABC स्कूल हो गया। यही ABC जो स्कूल है वह मोहन के घर से नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर है, और यही ABC स्कूल जो है रोहन के घर से 5 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इसके लिए पोजीशन अलग हो रहा है ना, इसके लिए पोजीशन अलग हो रहा है, इसके लिए इसका पोजीशन अलग हो रहा है, इसके लिए भी इसका पोजीशन अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम रेफरेंस पॉइंट, इसी को बोलेंगे बालक रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। आया बात समझ में आपको, इसी को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट, या क्या बोल देंगे, ओरिजिन। क्या बोल देंगे, ओरिजिन। दिस इज ऑल्सो रेफरेंस पॉइंट। आप फिजिक्स को अपने हिसाब से जब तक सोच नहीं पाएंगे तब तक फिजिक्स आपको समझ में आएगा नहीं। सोचिए, फिजिक्स के बारे में सोचिए, तब फिजिक्स आपको एकदम खिलौने जैसा लगने लगेगा। इसी को बोलते हैं बाबू रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज हो रहा है तो पक्की बात है कि पोजीशन भी चेंज होगा। आ रही बात समझ में ना जी। लेकिन अब बताओ, स्कूल तो वहीं पर है ना जहाँ पर है, स्कूल कहाँ उड़ उड़ के जाएगा, स्कूल तो वहीं पर है, स्कूल वहीं पर है ना। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन अलग है, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन अलग है, पोजीशन अलग है। लेकिन एक और बात समझिए, लोकेशन विल बी डिफरेंट, ऐसे सॉरी सेम, लोकेशन क्या हो गया, सेम होगा। ये छोटा सा बेसिक डिफरेंस है लोकेशन और पोजीशन के में। लोकेशन और पोजीशन में छोटा सा डिफरेंस है। लोकेशन वही रहेगा, लोकेट हमने कर दिया, हमारा घर यहीं पर है। अब चाहे आप अमेरिका से डिस्टेंस नापिए, और चाहे दिल्ली से नापिए, चाहे चाइना से नापिए, वो यहीं पर है। ABC जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, मान के चलिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका मान के चलिए दिल्ली में, मान लीजिए दिल्ली में सेक्टर 5 में है, तो ये तो यहीं पर रहेगा ना भाई, ये कहाँ चेंज होगा, ये तो लोकेशन है, ये लोकेलाइट हो गया। ABC स्कूल इज लोकेटेड, नॉट पोजीशन नहीं होता है, वो भी ABC स्कूल इज लोकेटेड इन दिल्ली सेक्टर 5 गली नंबर फलाना, ये लोकेशन हो गया। और पोजीशन सर, तो लोकेशन कहाँ से चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में अलग पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में अलग पोजीशन। और यही है जिसके रेस्पेक्ट में आप पोजीशन को डिफाइन कर पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं भाई साहब रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। क्या बोलेंगे, रेफरेंस। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट का यूज क्यों किया जाता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कि ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन और नॉट। अब आप समझिए एक बात, आप गांठ बांध के रख लीजिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर पा रहा है, इसका पक्की बात है कि रेफरेंस पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट के लोकेशन की तुलना कर रहे हैं, पक्की बात है, ध्यान में रख लेंगे आप। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बात कर पा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है, और उस रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप उस ऑब्जेक्ट के लोकेशन के बारे में बात करना ही पोजीशन है। वही क्या है, पोजीशन है। और वही पोजीशन जब टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है, नहीं चेंज होगा, मोशन में नहीं है, तब रेस्ट में है। कौन बताएगा, ऑब्जर्वर बताएगा। किससे कंपेयर करेगा, किससे कंपेयर करेगा, रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करेगा ना, इसी से कंपेयर करेगा कि नहीं करेगा, इससे रेफरेंस कंपेयर करेगा, फिर टाइम से कंपेयर करेगा। इसको सराउंडिंग भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सराउंडिंग। सराउंडिंग वातावरण, बाहरी वातावरण, किसी सराउंडिंग में किसी एक
पौधे एक एक प्लाट को, एक पेड़ के रेस्पेक्ट अगर कोई आदमी चल रहा है इधर से उधर जा रहा है तो भाई बोलेंगे भाई इस फलाने पेड़ के इधर उधर ऑब्जेक्ट चल रहा है। ये सारी कथाएं हैं। अब ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका, ठीक है। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलवेज कीप इन माइंड रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज द नीड ऑफ रेफरेंस पॉइंट? क्यों रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए? क्योंकि हमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए? क्योंकि मोशन को डिफाइन करना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए? क्योंकि हमको मोशन को डिफाइन करना है। सबसे बड़ी बात ये समझिए आप लोग, बहुत इजी चीज़ है ये, ठीक है। इसको आप एक बार देखिए, अपने भाषा में आप इसको लिखिए, समझिए एक बार इसको समझिए, लिखिए एक बार आप तो। इसका मतलब क्या है? क्या समझ पा रहे हैं कि हमको वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट, वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप एक बात बताइए जरा, ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताइए, ईमानदारी से बताएंगे? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ईमानदारी से बताइए क्या बताना है। ऑब्जर्वर के बारे में कथा खत्म हो गया, ऑब्जर्वर क्लियर हो गया। ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, इसी के बारे में तो बताना है। मोशन में है कि रेस्ट में है। थर्ड चीज क्या है? रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन क्लियर हो गया? बोलिए हाँ। रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बोलिए हाँ। टाइम तो आप जानते ही हैं, पोजीशन आप जान ही गए, नहीं जाने गए? लोकेशन भी आप जान गए, तो देरी किस बात की? मोशन को डिफाइन करना शुरू करते हैं। इतना पॉइंट चाहिए हमको डिफाइन करने के लिए मोशन, हमने इतने पॉइंट की जानकारी ले ली है। अब हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? क्या शुरू करेंगे? मोशन के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। हमेशा ध्यान में रखेंगे, रेफरेंस पॉइंट को लेना पड़ेगा भाई, रेफरेंस पॉइंट को लेना पड़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को अगर बताना है तो किसके रेस्पेक्ट में बताना है, किससे कंपेयर करना है। आप कोई भी गेम होता है, मान के चलिए इंडिया पाकिस्तान का खेल होता है, तो कौन जीता कौन हारा? मान लीजिए इंडिया हारा, इंडिया जीता, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीता पाकिस्तान के कंपेयर में, और पाकिस्तान हारा इंडिया के कंपेयर में। तो हार जीत भी एक तुलनात्मक चीज है, रिलेटिव टर्म है ये, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। अब यहाँ से डिफिनेशन ऑफ मोशन, मोशन और रेस्ट। तो अगर मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया तो रेस्ट के बारे में पढ़ लेंगे। अब समझिए यहाँ पर क्या है बालक? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो समझेंगे अब जरा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका है, या यहाँ पर मान के चलिए कोई भी ओरिजिन है, ओ है, ओ क्या है? ओरिजिन है, ओरिजिन है। ओ क्या है आपका? ओरिजिन है, ORIGIN। इसी को रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। R फॉर रेफरेंस, P फॉर पॉइंट। क्या बोल देंगे? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। और आप ये देख पा रहे हैं, यह मोहन है। ये क्या है? मोहन है। मोहन पॉइंट A से अपना जर्नी स्टार्ट किया, B पर गया, C पर गया और D पर गया। तो A से D तक आने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? बताइए। टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा टाइम। और ऑब्जर्वर जो है कहीं है, मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द एक्टिविटी ऑफ मोहन। मोहन क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है मोहन? मोहन जो है A से B पर गया, B से C पर गया, C से D पर गया। पता कैसे चला भाई कि मोहन A से B, B से C, C से D पर गया?
क्योंकि ओ को फिक्स कर दिया मोहन। ऑब्जर्वर जो है वो इसको फिक्स कर दे, किसको, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर लिया। इसको क्या कर लिया भाई, इसको फिक्स कर लिया। कौन कर लिया, ऑब्जर्वर कर लिया। ऑब्जर्वर ने ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट को फिक्स करके मोहन के पोजीशन का एनालिसिस कर रहा है और क्या देख रहा है कि मोहन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to observer, with respect to origin, with respect to reference point, with respect to surrounding। इसको सराउंडिंग भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, सराउंडिंग भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ मोहन, इट मीन्स दैट मोहन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to surrounding or with respect to origin or with respect to reference point and time also. So if observer will find that Mohan is changing its position with respect to time and observer, then observer will finally say that yes, Mohan is in motion, Mohan is in motion। बात सही है गलत है बताइए। इफ ऑब्जर्वर विल नॉट फाइंड द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, देन डेफिनेटली ऑब्जर्वर विल से यस, डेफिनेटली मोहन इज इन रेस्ट कंडीशन। मोहन कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। क्लियर हुआ। सो यू विल राइट हियर, कैसे लिखेंगे आप, तो एक बात बताइए जरा, क्या मोशन जो है या रेस्ट जो है क्या बता रहा है, ये एक्चुअली बता रहा है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जर्वर बोल रहा है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मोहन मीन्स मोहन इज सपोज ऑब्जेक्ट, सो स्टेट ऑफ मोहन इज मोशन, means Mohan is keep on changing continuously, it is changing its position with respect to time and surroundings। so actually motion और rest क्या है, state of motion है, ऑब्जेक्ट की स्थिति है, ऑब्जेक्ट की क्या है, स्थिति है, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी कि मोशन क्या एक्चुअली में स्टेट है, किसका स्टेट है, ऑब्जेक्ट का स्टेट है। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन हो गया, स्टेट ऑफ मोशन का क्या डेफिनेशन हो गया, इफ, आराम से इंग्लिश में बना के लिखिए इसको, इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, if Mohan is changing its position with respect to origin और reference point और surrounding। आप इसको एक काम करिए, लिखिए कॉपी पर तो पहले, origin वही होता है जो reference point होता है, जो surrounding होता है, इसी से कंपेयर करेंगे ना आप। तो मैं तीनों में से कोई एक लिखूंगा, कभी तीनों, कोई भी, कभी मैं origin लिखा सकता है, कभी reference point लिखा सकता है, कभी surrounding लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। So if object is changing its position with respect to surrounding, with respect to surrounding, इसी को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। एक और चीज छूट रहा है कि नहीं छूट रहा बताइए, हो गया, कंप्लीट हो गया ना, नहीं कंप्लीट हुआ, कहाँ कंप्लीट हुआ, हुआ कंप्लीट, बोलिए। एक और चीज कौन छूट रहा है, सराउंडिंग के साथ साथ हमको टाइम भी छूट रहा है ना, सराउंडिंग्स एंड टाइम। देन if object is changing its position with respect to surrounding and time, then object is motion, बताइए कौन सा इंग्लिश है,
ऑब्जेक्ट इज मोशन, ऑब्जेक्ट ही मोशन होता है। ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, ऑब्जेक्ट मोशन कहाँ होता है भाई? ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, मोहन मोहन है, मोहन कहाँ मोहन मोशन में होता है, मोहन मोशन नहीं है। पहले इस बात को समझे आप लोग, मोहन मोशन में होता है, मोहन मोशन कहाँ है? मोहन कौन से कहाँ रहता है? मोहन मोशन में रहेगा या मोहन रेस्ट में रहेगा? अब मोहन मोशन है नहीं है, गलत चीज है, ये गलत हो गया, राइट? देन ऑब्जेक्ट इज मोशन, नेवर, यू विल नॉट राइट लाइक दिस, ऑलवेज कीप इन माइंड। किसी को बताना है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, ऑब्जेक्ट मोशन नहीं होता है भाई, समझिए बात को आप, ठीक है? देन क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। ये स्टेट ऑफ मोशन का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एंड टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। इसी में जस्ट अपोजिट होता है, केवल नॉट लगा लीजिए, रेस्ट का डेफिनेशन हो जाएगा। याद क्या करना है समझो भाई, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। नहीं होगा तो इसको आप एक बार, इसको आप क्या करेंगे आप, मैं यहाँ पर स्टेट ऑफ रेस्ट के का डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट changing its position। अब समझिए, एक और बात बता दें आप लोगों को, ये जो बार बार विथ रेस्पेक्ट टू लिखा जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू लिखा जाता है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू, w.r.t लिखा जाएगा अब की बार से, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पोजीशन, w विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, क्लियर है? एंड टाइम देन ऑब्जेक्ट is said to be in the state of rest। बोलिए, बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बार आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, पढ़ करके थोड़ा रोकिए, रोक करके उसको लिखिए, फिर पढ़िए, फिर सोचिए, फिर समझिए, फिर लिखिए। ऑनलाइन पढ़ने का यही तरीका है, सो करके नहीं पढ़ना है। सो करके चुपचाप एकदम सो रहे हैं और आराम से पढ़ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर 60 डिग्री कमर बनाइए, 90 डिग्री बनाइए, आराम से स्टडी टेबल पर बैठिए और आराम से इसको पढ़िए। आँख खोल करके पढ़ना है, बस पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, लिखना है। अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं नहीं, पहले पढ़िए फिर लिखिए, पहले समझिए फिर लिखिए, फिर पढ़िए फिर समझिए फिर लिखिए। ये आपका तरीका होना चाहिए लिखने का, क्लियर है? तो इसको आप लिखिए, इसको मैं मिटा करके अब सेकेंड टॉपिक क्या था आपका? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ये कंप्लीट हो गया। अभी भी मोशन के बारे में कोई दिक्कत है कि अगर कोई कहीं भी कोई पूछ सकता है भाई व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन? यू विल ऑलवेज से दैट यस, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन।
If object will change its position with respect to time and surrounding, then object is said to be in the state of motion or rest. You will never say that, keep in mind, you will never say that object is motion, never. Object is not motion, object is in motion. ऑब्जेक्ट मोशन नहीं होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। छोटे से पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, देन इट विल बेटर एंड वेरी बेटर फॉर यू। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब सेकेंड टॉपिक क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटी। देखिए सेकेंड टॉपिक आपको बताया गया था लिख लेने के लिए, लिखे होंगे तो उसमें बताया गया था सेकेंड टॉपिक क्या हमको कवर करना है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कवर करना है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। भाई फिजिकल जो क्वांटिटी होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा चीज होता है? एक होता है स्केलर और एक सेकंड क्या हो गया? वेक्टर। सो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे भाई फिजिकल क्वांटिटी कौन से जानवर का नाम है? फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज? अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं तो कोई तकलीफ है किसी को? अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी क्यू से डिनोट करें, किसे डिनोट करेंगे? क्यू से। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा तो बोलो कि भाई फिजिकल क्वांटिटी है। ये सबके मन में चल रहा होगा कि डायरेक्ट सर ने क्या कर लिया, ये स्केलर और वेक्टर टाइप बता दिया। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो वास्तव में फिजिकल क्वांटिटी वही है जिसको मेजर करो, फिजिकल क्वांटिटी है भाई। जिस भी चीज़ को मेजर कर लो फिजिकल क्वांटिटी है। किसको मेजर करना चाहोगे? मास, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड, फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर, फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर कर लो फिजिकल क्वांटिटी है। The quantity which is measurable. Physical quantity means it is the quantity. It is the quantity. It is the quantity which is measurable. 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 एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिसको मेजर किया जा सकता है। which can be the quantity which can be measured. It is the quantity which can be measured. कोई भी क्वांटिटी ले लो भाई जिसको मेजर करो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वांटिटी जिसको मेजर कर किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन है क्या फिजिकल क्वांटिटी? जैसे आप गए राशन की दुकान में, बोले भैया हमको चावल चाहिए, तो बोलेगे कितना चावल चाहिए? कितना? हाउ मच क्वांटिटी यू नीड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाउ मच क्वांटिटी यू नीड ऑफ राइस? कितना चाहिए? हमको चावल चाहिए। तो क्या चाहिए? आप बोलेंगे नहीं नहीं चाचा हमको चावल चाहिए। अच्छा चावल चाहिए तो नहीं चावल चाहिए, तो मारेगा खींच यहाँ पर, हक। कितना चावल चाहिए? हाँ चावल चाहिए 5 चावल चाहिए। फिर मारेगा एक यहाँ पर। 5 चावल चाहिए क्या मतलब है? नहीं 5 kg, 5 kg चावल चाहिए हमको, 5 किलो चावल चाहिए। हाँ बोलेगा हाँ। यानी 2 झापड़ के बाद से अकल ठिकाने आ गया कि क्या बोला? 5 किलो चावल चाहिए। यानी कि ये जो आपका दिख रहा है ना 5 kg, अब 5 किलो आपने बोल दिया कि 5 kg राइस, वी नीड
5 kg rice. Yeah, we have come to your shop to purchase to buy 5 kg rice. तब देगा वो 5 kg राइस. इसी पूरी कंप्लीटली ये जो लिखा गया है ना, इसी को कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मैं क्यू से डिनोट करूंगा. किससे डिनोट करूंगा? क्यू से. यानी कि जो क्यू है या 5 kg है. जो क्यू है ये क्या है भाई? 10 मीटर है. जो क्यू है क्या है? 2 मिनट है. 2 मिनट, 2 मिनट्स है. ये जो क्यू है कितना है? 2 डेज है. कितने दिन से रह रहे हो भाई मेरे घर? मैं लगभग 2 महीना के, 2 साल के, 2 घंटा के, 2 दिन. कितना क्या? नहीं 2. फिर से पीटेगा. क्वांटिटी क्या बताओ? ये बताओ. ये क्या है? यूनिट. इसको क्या बोलेंगे बालक? इसको बोलेंगे यूनिट. क्या बोलेंगे? यूनिट. इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड. एक्चुअली में मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. इसीलिए इसको एन से डिनोट किया जाएगा और यू को, यूनिट को यू से डिनोट किया जाएगा. कोई तकलीफ है? ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है. मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. नंबर में होता है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 4 किलो, 5 घंटा, 10 घंटा, 5 मीटर, 10 मीटर. नंबर में होता है, संख्या में होता है. यानी कि मैग्नीट्यूड will exist in the form of number, numerical value, right? So magnitude numerical value is denoted by suppose n. मैं इसको n से डिनोट करूंगा. और ये जो kg जो दिख रहा है आपको, kg क्या है? यूनिट होता है और यूनिट को u से डिनोट किया जाता है. यानी कि आप समझ गए ना, क्वांटिटी जो है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी कहा जा रहा है, ये क्वांटिटी को ये डिफाइनेबल कब होगा? जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और उसके साथ उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट रहेंगे. बताइए सही बात है कि झूठ बात है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें पहली बात चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरी बात चाहिए इसका यूनिट चाहिए. देखिए ये यूनिट है और ये मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर. नंबर के रूप में लिखा जाता है और इसी को कहा जाता है क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी. और यही फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, स्केलर और फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि जो Q है वो क्या हो जाएगा? n इंटू यू के इक्वल होगा. तो अब आप ये समझ लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट. नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. सो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्वांटिटी इज अ मेजरेबल वैल्यू. क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी इज अ मेजरेबल थिंग विच कैन बी मेजर्ड. जो भी मेजर किया जा सकता है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. और फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. n for numerical value and u for unit. If you are writing any physical quantity in the form of number, numerical value and unit, then that physical quantity is said to be written in complete form, completed form. ये व्यवस्था है. अब इसके आगे का फिजिकल क्वांटिटी का जो भी व्यवस्थाएं रहता है ना, वो आप पढ़ेंगे क्लास 11th में. 9th में नहीं पढ़ेंगे. 9th में बस यही पढ़ना है आपको. किसके बारे में? अब इसके बारे में हम समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी क्या है. फिजिकल क्वांटिटी इसी के रूप में लिखने को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. और ये फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का हो गया? तब स्केलर क्वांटिटी हो गया और वेक्टर क्वांटिटी हो गया. तो अब इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी
इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू and its corresponding units। ये होता है फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया बात? तो अब ये समझिए, इस पूरे जो मोशन में जो पूरा टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगा। आपको पढ़ने में क्या होगा? आसानी होगा। आप अभी यहाँ तक समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें से इसको देखिए, इसको हम लेक्चर वाइज करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके हम मोशन वाले चैप्टर को आराम से टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। पढ़ने में हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, पढ़ने में और खाने में हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। आराम से खाइए, आराम से पढ़िए, तब कम्प्लीटली समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका जो वीडियो रहा है, ये पार्ट 1 रहा है। ये जो आपका लेक्चर रहा है, क्या रहा है? पार्ट 1 रहा है, पार्ट फर्स्ट इसका मोशन का पार्ट फर्स्ट रहा है।